वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। आपका फेवरेट सेगमेंट और हमारा भी फेवरेट सेगमेंट, क्योंकि हम कहते हैं कि इस सेगमेंट में आप हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि आप हमें बताते हैं कि क्या चीज़ प्रोग्राम में होना ज़रूरी है, क्या होना नहीं ज़रूरी, क्या आपकी फरमाइशें हैं कि हमारी इससे मुलाकात करवा दें, हमारी उससे मुलाकात करवा दें। तो वो जो फरमाइशी प्रोग्राम है वो आप इस सेगमेंट में कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें आप अपना फीडबैक दे रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप भी अगर हमें पिक्चर्स भेजना चाहते हैं, अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। आप वहां से नंबर को नोट डाउन करके राइजिंग पाकिस्तान की टीम को अपने मैसेजेस, अपना फीडबैक दे सकते हैं। और फिर ये जिम्मेदारी जाती है आमना के ऊपर कि आमना किसके मैसेज सेलेक्ट करती हैं और हमें देती हैं और हम प्रोग्राम में उसको शामिल करते हैं। और इसके अलावा आप जो है हमें सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले हम बढ़ेंगे आज की पिक्चर्स की जानिब। वहीद खेर ने हमें मंडी बहाउद्दीन से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी वहीद ने हमारे लिए क्या भेजा आज। ये देखें जी, ये है जी खेत है। ये ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये जो पिक्चर है ना, मैं सबसे पहले यही वेट करी थी कि कहीं ना कहीं जब आप ग्रीनरी को कैप्चर कर रहे होते हैं तो आपकी फ़ोटोग्राफी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर भी कर रही होती है। तो जिस तरह से आपने इस नेचर को कवर किया है वो एक्चुअली नज़र आ रहा है कि आप कितना कनेक्ट कर सकें उससे। क्या बात है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। थैंक यू सो मच वहीद। लाइबा ने हमें वाकएंड से पिक्चर्स भेजी। आइए देखते जी लाइबा ने हमें क्या भेजा। ये देखिए जी लाइबा, ये कौन सी जगह है ये भी हमें ज़रूर बताएं। इस जगह की क्या इम्पोर्टेंस है कि आपने हमसे शेयर, क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है इस जगह से कि आपने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान को और किसी चीज़ की पिक्चर हम नहीं भेजेंगे बल्कि हम आपको इस जगह की सैर करवाएंगे। क्या आप कहीं घूमने फिरने गई हैं? लग मुझे ऐसे रहा है कि आप कहीं घूमने फिरने गई हैं और वहाँ पर रोड पर चलते हुए या उस ग्रीनरी को देखते हुए आपके माइंड में जो आया आपने उसको कैप्चर करके हमें भेज दिया। अच्छा जी लाइबा, ये तो हम अपनी खुद स्टोरीज़ बना रहे होते हैं, क्योंकि हमें आपकी स्टोरी नहीं पता होती तो हमें कोई ना कोई बात करनी होती है। तो आप अपनी जो कोई भी हमें पिक्चर्स भेजता है वो हमें ज़रूर बताया करें कि उसका थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमें ज़रूर भेजा करें। किरण रशीद ने हमें जेहलम से याद किया है। आइए देखते हैं जी किरण ने हमें क्या भेजा है जी। अरे वाह, ज़बरदस्ती। आयज़ा को आज मैं बता रही थी कि आयज़ा आपके जो सेगमेंट का फीडबैक है वो बहुत अच्छा आता है। आप लोग जो हमें बनाना सिखाते हैं, आप और रुबाब, वो हमें हमारी ऑडियंस भी बनाकर भेज रही होती है और नई नई इनोवेशन के साथ। ये एक चीज़ मेरे लिए, मैं उनको यही बता रही थी कि आप तो एक चीज़ बना देती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए, उसको इम्प्रोवाइज़ किस तरह से किया जा सकता है, वो आप लोग हमें करके भेजते हैं। तो इससे आयज़ा भी इनकरेज होती हैं और डेफिनेटली हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोगों की क्रिएटिविटी इन चीज़ों में सामने आती है। अच्छा जी, शाफिया तिवाना ने हमें सरगोदा से याद किया। ये देखते जी शाफिया ने हमें क्या भेजा है। वाह जी, ज़बरदस्त, क्या बात है। एक वो जो फ़ोटो फ्रेम्स बनाना सिखाए थे, लेकिन उनके ऊपर किस तरह से आपने पेंट किया हुआ है, उन फ्रेम्स के अंदर आपने किस तरह से कैलीग्राफी है ये। वाह जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये आ गया हमारे पास पेंट, क्या बात है, ज़बरदस्त। और इस पर जो रंग है वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज आयज़ा भी जब बना थी तो मैंने कहा आयज़ा मुझे रंग बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऑरेंज के ऊपर पिंक और फिर ब्लैक, और आपने भी कलर्स का बहुत अच्छे से अपनी कैलीग्राफी में इसका इस्तेमाल किया हुआ है। ब्लू के साथ येलो, और अभी देखें जनाब ब्लैक के साथ आपने ब्लू को मर्ज किया हुआ है। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त जी, क्या बात है जी शाफिया, बहुत बहुत ज़बरदस्त काम है आपका। अच्छा जी, राबिया आरिफ ने हमें लाहौर से याद किया है। आइए देखते हैं जी राबिया ने क्या भेजा है। ये देखिए जी, नेचर से हम बात कर रहे होते हैं, नेचर से किस तरह से आपने कनेक्ट करना है, किस तरह से आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने साथ भी वक्त आप गुजारते हैं, लेकिन नेचर के साथ किस तरह गुजारते हैं वो भी आपने हमें बताया। और ये है जी वो वॉल हैंगिंग जो कि हमें, मुझे लग रहा है कि हमें रुबाब ने बनाना सिखाई थी और ये आप लोगों ने अब हमें बनाकर भेजी है। वाह, क्या बात है जी। ये डिफरेंट कलर्स में आपने, आई होप कि आपने अपने घर में जहाँ पर भी लगाई होगी वो जगह बहुत ही खूबसूरत लगने लगी होगी, क्योंकि कलर्स और इन चीज़ों का जब आप छोटी छोटी चीज़ों का एडिशन करते हैं ना खुद से बना के, उस जगह की इंपॉर्टेंस जो है वो सामने आ रही होती है। फिर तो इसी तरह से छोटे छोटे एडिशन, थोड़ा ज़िंदगी में थोड़ा बहुत वक्त निकाल के अपनी डेली रूटीन से अब वक्त निकाल कर जब कुछ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो आप
जो है अपने रूम में जब आप वो हैंग करते हैं, आप लगाते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब मैसेजेस की जानिब हम बढ़ेंगे। नाइला ने मुजफ्फरगढ़ से हमें याद किया। नाइला कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, सब खैर, मैं इस प्रोग्राम की वो वाहिद मेंबर होंगी जिसके पैगामात अक्सर शामिल होते रहते हैं। आपके पैगाम में रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये प्लीज़ संडे के दिन पुरानी फिल्में लगाया करें। अच्छा जी, आप वाहिद मेंबर हैं जिनका पैगामात अक्सर शामिल होते हैं। मैं इसको हाईलाइट करना चाह रही हूँ ताकि वो तमाम लोग भी उनको मैसेज कर सकें। आमना जो इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई है वो देख सकें कि आप उनके मैसेजेस के, मुझे लगता है ये आप ना फेवरेट है आमना के इस वक्त। नाइला, अच्छा जी, पीटीवी को इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो पुरानी फिल्में हैं उनको लगाया करें। बिल्कुल जी, आपकी रिक्वेस्ट पहुँचा दी गई है और कोशिश करेंगे कि इसको हम पूरा कर सकें। नाइला, थैंक यू सो मच। बुशरा ने जामपुर से हमें मैसेज किया है। बुशरा कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, राइजिंग पाकिस्तान तमाम सेगमेंट बहुत बेहतरीन है। अब्दुल समद का सेगमेंट बेहतरीन है। प्लीज़ ऐसा सेगमेंट शामिल करें जिसमें बच्चों की तरबियत के हवाले से बात हो। हम बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स ऐड करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बता रहे होते हैं जिसमें आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। स्पेशली जब हम कार्टून अनाउंस करते हैं उससे पहले हम बहुत सारी बच्चों से हम डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं कि राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी आपके बच्चों की तरबियत हो सके किसी तरह से। तो यही है कि इस तरह से और मज़ीद सेगमेंट्स भी हम शामिल करते रहेंगे जिस पे बच्चों के हवाले से बहुत सारी बातचीत हुआ करेगी। सवेरा ने हमें मलिकवाल से याद किया है। सवेरा कहती हैं कि प्रोग्राम के तमाम सेगमेंट बेहतरीन हैं, लेकिन जो शाहरुख भाई का सेगमेंट ने 4 चांद लगाए हैं, इसकी क्या ही बात है, क्योंकि मैं वो हूँ जो मोटी मोटी किताबें देखकर यही सोचती रहती हूँ कि इनको कौन पढ़ेगा, लेकिन शाहरुख भाई का अंदाज़े बयां इतना मौसर है कि दिल करता है कि मैं भी पढ़ूँ। इसलिए राइजिंग पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें मैं कहती हूँ कि आप क्या कनेक्ट करते हैं, आप मेरे से रिलेट करते हैं कि नहीं करते। वाकई में अक्सर औकात आपकी रूटीन इतनी ज़्यादा आप देखते हैं बहुत बिजी होते हैं और आपको लग रहा होता है कैसे आप वक्त निकालेंगे उस किताब को पढ़ने का, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं कि इस किताब को आप कितने दिनों में किस तरह से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो डेफिनेटली आप उस किताब को खुद ब खुद टाइम निकाल कर पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके मैसेजेस का। और प्रोग्राम में आप भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो एक मतलब फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसको आप नोट डाउन कर लें। हम जाएंगे राइजिंग पाकिस्तान में, आप ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर हिना अनीस से और देखते हैं कि आज वो हमें क्या बताएंगी। कहीं मजा आएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। अच्छा जी, अब हम मेडिकल की दुनिया में जाएं, आप साइंस की दुनिया में जाएं, आप कहीं भी जाए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही होती हैं कि हम कहते हैं ना कि हम बाज़ औक़ात बात करते हैं टेक्नोलॉजी में ये इनोवेशन आ गई है अभी और टेक्नोलॉजी में ऐसा सब हो रहा है। आप यहाँ पर मेडिकल साइंस में भी जाएँ तो आप आए दिन देखते हैं नए प्रोसीजर्स होते हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही होती हैं, नए नए आइडियाज़ लोग लेकर आ रहे होते हैं। अब मेरी समझ से बहुत सारी चीज़ें बाहर होती हैं, आपकी तरह ही हूँ मैं भी शायद कि हम बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन में भी बिजी होते हैं कि आप आगे पीछे से बातें सुन रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे आप नाम देख रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता है कि आजकल मैं देख रही होती हूँ रीजनरेटिव वेलनेस के नाम से कोई टर्म आई हुई है। अब मैंने सुना था फिजिकल वेलनेस होती है, आपकी मेंटल वेलनेस होती है, रीजनरेटिव वेलनेस क्या है? अब इसके लिए हमने सोचा कि हम एक्सपर्ट को बुलाएं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना अनीस। ये सारा माजरा हम उन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर हिना। मेरे जैसे बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं जो कि बहुत कंफ्यूज हैं कि ये इतनी इतनी इनोवेशन आ जाती है, तो ये इन टर्म्स का पहले इनके बारे में हमें सबसे पहले समझाएं कि रीजनरेटिव वेलनेस एक्चुअली है क्या? देखिए, रीजनरेटिव वेलनेस थोड़ा सा डिफरेंट है रीजनरेटिव मेडिसिन से, बल्कि हम अगर उसी को ही सब टाइटल करना स्टार्ट हो जाएं, रीजनरेटिव मेडिसिन आ जाता है लिटिल बिट ऑफ सर्जिकल एंड इन्वेसिव प्रोसीजर्स जिसमें स्टेम सेल्स हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है और जिसमें बहुत सारे सर्जिकल आ जाते हैं मेथड। जब मैंने ज्वाइन किया उस टीम को कि जो रीजनरेटिव मेडिसिन को ऑपरेट करते हैं हमारी कंट्री में, वहाँ बीइंग अ कंसल्टेंट एस्थेटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने रीजनरेटिव वेलनेस को उसके साथ कंबाइन किया, क्योंकि सिर्फ सर्जरी से या सर्जिकल अप्रोच से ही हम एक इंसान को प्रॉपर सेहत याब नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। हेल्थ के भी प्रोटोकॉल्स हैं, किसी ट्रीटमेंट के भी प्रोटोकॉल्स हैं।
तो रीजनरेटिव मेडिसिन की सर्जरीज के और रीजनरेटिव मेडिसिन के भी प्रोटोकॉल हैं। बिल्कुल डॉक्टर, ना जब हम जिस तरह बात कर रहे होते हैं कि मेडिसिन जहाँ पर भी इन्वॉल्व होती हैं वो हमें उस बीमारी से या उस चीज़ से तो क्योर कर रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट अपना छोड़ के जा रही होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। रीजनरेटिव मेडिसिन के इंट्रोड्यूस होने का मकसद ही यही है कि ये भी एक ऑल्टरनेट वे ही है आपको जनरल सर्जरी से दूर रखने का। ठीक है। और इसके साथ वेलनेस को कंबाइन करने का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो यही है कि हम बिगनिंग करते हैं स्टेप वाइज। एक होलिस्टिक अप्रोच होती है ये, जो कि स्टार्ट होती है सबसे पहले हमारे पेशेंट की एनालाइज करने के बाद। सबसे पहले हम उसको न्यूट्रिशनल उसकी सप्लाई प्रॉपर कर देते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर वो माल नरिश है तो उसकी डेफिशिएंसीज पूरी करेंगे। इन टर्म्स ऑफ अगर वो ओबीस है तो उसका वेट कंट्रोल करेंगे। इन टर्म्स ऑफ अगर उसको बहुत एक्यूट पेन्स हैं तो हम उसके पेन मैनेज करेंगे पहले, और बाद में हम अपने स्टेप्स पे आएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है रीजनरेटिव वेलनेस का, वो है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ओके। तो ये हम वेलनेस एक अम्ब्रेला बनाते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन को कंबाइन करके। अच्छा, ये क्या होती है? ठीक है। रीजनरेटिव का मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ, आप ही के अंदर, इंसान के अंदर, इंसान के ही सेल से, इंसानों के ही ऑर्गन से, आपके अपने सेल से, आपके अपने ऑर्गन से आप ही का इलाज किया जाए। अरे वाह, हम इन लाइंस पे तो हम सोच नहीं रहे होते हैं, है ना? हम यही सोच रहे होते हैं कि हमें कोई मेडिसिन दी जाएगी, हम खाएंगे या लगाएंगे तो हमारे अंदर की जो भी मसला होगा उसको क्योर किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर एक गाड़ी है बहुत देर से ही पड़ी हुई है, जमी हुई है, तो उसके अंदर वो पेट्रोल इसी का पड़ा हुआ है, लेकिन उसको किसी ने यूज़ नहीं किया। हम ऊपर से बहुत सारे ऐसे उसको ठीक कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर का पेट्रोल है उसको अगर हम बूस्ट कर दें, जो हमारे रीजनरेटिव मेडिसिन के जो कहते हैं ना कि तरीके, उसके ज़रिए हम उसको वहाँ पे बूस्ट देते हैं। हम हमारे बॉडी के सेल्स को बूस्ट करते हैं। हम बॉडी में हमारे ही सेल्स को डाल के उसको मल्टीप्लाई करके दोबारा इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। हम हमारी स्किन को बेहतर बनाना, हम हमारी अपनी ही स्किन को यूज़ करते हैं। हम हमारे ही चीज़ों को, हमारे प्लेटलेट्स को यूज़ करते हैं, और फिर उसको कंबाइन करते हैं थेरेपी से, न्यूट्रिशन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप स्टेप्स हमें बता रही थी कि आप किस तरह से पेशेंट की वेलनेस पे आप काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने बताया कि न्यूट्रिशन आप देख रहे होते हैं, प्रॉपर होनी चाहिए, जिसमें हम पेशेंट को पूरा लाइफस्टाइल बता रहे होते हैं कि अब आपका लाइफस्टाइल ऐसे होगा ट्रीटमेंट से पहले, जब हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 ये हो गया कि न्यूट्रिशन अगर बैलेंस नहीं होगा ना तो हम स्टेप 2 पे जा ही नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ा है, क्योंकि पेन्स आपकी बॉडी में ठीक नहीं होंगे, आपका वेट ठीक नहीं होगा, और जो हमें रिजल्ट्स चाहिए होंगे हमारे थेरेपी के वो आएंगे नहीं। अच्छा डॉक्टर, ना किस चीज़ की डेफिशिएंसीज आप ज़्यादा देख रही होती हैं न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें? अब ख़वातीन में ज़्यादातर हम देख रहे होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही होती है। विटामिन सी का इस्तेमाल तो खुद भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, हमें लगता है अच्छा स्किन बहुत ग्लो करिए, लेकिन डी को और बाकी विटामिन्स को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। अच्छा, सी का इस्तेमाल भी हम सिर्फ ये सोच के कर रहे होते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करेगी। ऐसा नहीं है। सी जो इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारी ओवरऑल सेल डैमेजेस को कंट्रोल कर रहा होता है, ओवरऑल हेल्थ को अच्छा कर रहा होता है, वाइट सेल्स के जो बनने में मदद दे रहा होता है। तो सी बहुत एसेंशियल है, और इसको दिन में 2 से 3 गोली मैं तो कहती हूँ खानी चाहिए, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। हर थोड़ी देर 3 से 4 घंटे बाद निकल डॉक्टर है ना, हम अक्सर हमारे भी न्यूट्रिशन के सेगमेंट भी आता है, एक्सपर्ट्स को भी हम बुला रहे होते हैं, तो हम ये चीज़ रिकमेंड करते हैं कि आप नेचुरल सोर्सेज से इन विटामिन्स को लेने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप डेफिशिएंसी आपको लगता है कि आपके अंदर है, तो आप ज़रूर प्रोफेशनल एडवाइस आप लाजमी लें। अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है और जितनी क्वांटिटी में, तो आप उस लिहाज से उस विटामिन को ले सकते हैं। अच्छा जी, न्यूट्रिशन और इसके अलावा क्या? सेकेंड स्टेप होता है, हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है। हम आपकी टेस्टिंग के ज़रिए ये बता सकते हैं कि आने वाले 5 और 10 सालों में आपको कौन सी बीमारियां मुमकिन हद तक हो सकती हैं। ये भी पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है, क्योंकि देखिए ना, मैं हमेशा सबको यही बताती हूँ कि मौत को ना अपनाएं जब तक वो अल्लाह ताला की तरफ से ना आ जाए। क्योंकि हम घर में बैठ के ही अपने आप को
बहुत सारी बीमारियों का शिकार खुद बना देते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऐसी टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं कि जिसमें हम पेशेंट के टेस्ट करते हैं, ब्लड की रिपोर्ट, ब्लड ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद वो बता देते हैं कि आपकी एपिजेनेटिक एजेस हम इससे बड़े अच्छी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ कि बस हम ये बता देते हैं कि आपकी बायोलॉजिकल एज यानी जिस उम्र से आप पैदा हुए और आपकी एपिजेनेटिक एज क्या वो मैच कर रही है। एपिजेनेटिक एज क्या है? इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे? उसको हम इस तरीके क्योंकि हमें तो आज तक एक ही उम्र का पता है जैसे आप पैदा हुए आप उसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, अब मैं 20 साल की होगी, अब मैं 21 की, अब मैं 22 की। ये क्या माजरा है? ऑर्गन, आपकी बॉडी वो एज किस तरीके से कर रही है। आपके इंटरनल ऑर्गन भी तो एज करते हैं। हम बहुत छोटी उम्रों में उन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जो नाना और दादा हुआ करते थे। आज 30 प्लस हमारे यहाँ की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में 30 प्लस डायबिटिक है, जो 30 प्लस की एज है वो डायबिटिक है, वो हाइपरटेंशन की शिकार है, वो हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकार है। ठीक है। तो ये उनका जो बॉडी है वो एजिंग की तरफ जा चुका है। हम एंटी एजिंग पे काम करते हैं। एंटी एजिंग इन टर्म्स ऑफ जो लोगों ने आजकल सिर्फ एक ही बनाया हुआ है कि सिर्फ फेशियल एस्थेटिक से ही एंटी एजिंग हो जाएगी। हमारा जो फोकस होता है हमारे पेशेंट पे कि हम उसको इंटरनली एंटी एजिंग का प्रोसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो है ना वो जो अक्सर आप डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं और आपको डॉक्टर भी बता रहे होते हैं कि ये बीमारी आपको ये जो भी मसला आपके साथ अभी मेडिकल कंडीशन है ये आपकी उम्र से पहले आपके साथ होगी है। इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो एजिंग की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे यंग लड़के और लड़कियां हैं जो कि जवानी में बूढ़े नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं? एज से ज़्यादा नजर आ रहे हैं। उन पे एनर्जी लेवल उनका कम हो चुका है, वो ब्रेथलेस हो जाते हैं, वो थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं। मूड स्विंग्स, कितने मूड स्विंग्स होते हैं। मेरी बात हो रही है बहुत सारे लोग देख रहे हो, मैं देख रही यहाँ पे भी लोग जिस तरह इससे देख रहे हैं ना, तो वो हर कोई रिलेट करता है। क्योंकि देखिए मूड स्विंग्स होते हैं, चाहे वो ख़वातीन में हो कि मर्द हजरात में हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ओबेसिटी क्यों इतनी बढ़ रही है? हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। ठीक है। हम प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, प्रॉपर उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रहे, प्रॉपर वक्त में नहीं खा रहे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे, ओबेसिटी के पीछे, सिर्फ जंक फूड नहीं है। वो अक्सर हम जितनी रिटेल में जाएं मेरे ख्याल में उतना ही कम है। तो हमने सबसे पहले आपने बताया कि आप न्यूट्रिशन देख रहे होते हैं, दूसरी चीज आप ये देख रहे होते हैं जो आप टेस्ट की बात करें, जेनेटिक टेस्टिंग हम करते हैं। एग्जैक्टली, इस टेस्टिंग के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या इस बंदे की क्या एजिंग का प्रोसेस हो रहा है। फिर उस लिहाज से हम उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। नंबर 3 होता है ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है। कि ट्रीटमेंट प्लान बनता है, उसमें हमारे पास एक टीम मौजूद है कि बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिसमें हम स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, एक्सोसोम थेरेपी करते हैं, PRP, PRF ये बॉडी में इंजेक्ट किए जा रहे होते हैं और प्रॉपर सिस्टम के ज़रिए किए जा रहे होते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कर देता। ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 4 हमारे पास आता है। अगेन उसकी थेरेपीज कंप्लीट होती हैं, हम उसको अच्छा इसके साथ साथ लाइफस्टाइल के साथ साथ स्टेप नंबर 2 में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है इंसान। हम हम डिटॉक्स करते हैं बॉडी को। जब हम डाइट पूरा प्लान बना लेते हैं ना हमारे कि अब हमने पेशेंट को ये ट्रीटमेंट देना है, उस ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम पूरी बॉडी को पेशेंट के डिटॉक्स करते हैं। सही। और इस डिटॉक्स करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने 2 दिन या 1 आध दिन वो नींबू वाला या तुख मलंगा वाला पानी पिला दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही। हमारे सेटअप में प्रॉपर हमने ये सेटअप लगाया हुआ है कि बॉडी को 2 से 3 दिन के अंदर हम कंप्लीट फ्लश आउट करते हैं। हमारे पास प्रॉपर इसके मशीन्स मौजूद हैं जिसको हम ओजोन डायलिसिस कहते हैं। उसके ज़रिए बॉडी में आपका जितना भी टॉक्सिन भरा हुआ ब्लड है वो हम बाहर निकाल देते हैं और ओजोन और ऑक्सीजन के ज़रिए हम फ्रेश ब्लड की सप्लाई करते हैं, जिससे आप ही की बॉडी में आपकी डिटॉक्सिफिकेशन जब हो जाती है तो सेल रिपेयर का प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्विक हो जाता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा एक स्टेप है कि बॉडी डिटॉक्स करना। और इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? नो साइड इफ़ेक्ट, बल्कि ये
हर कोई आके करवा सकता है, क्योंकि इससे अगर बॉडी में लेजीनेस है, पेन्स हैं, एक्यूट पेन्स हैं, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा वेट है, कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा शिकायत है, तो ये इंस्टेंट रिजल्ट देती है। और किसी भी एज के लोग करवा सकते हैं या कोई स्पेसिफिक एज है जिसको आप हाँ, allow बच्चों का हम जब ये कर रहे होते हैं ना, बिफोर अंडर द एज ऑफ 18 जब हम ये ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम बहुत ही प्रिसाइजली उसको फोकस कर रहे होते हैं कि वो कोई क्रिटिकल कंडीशन के हमारे पास बच्चे आते हैं, लाइक किडनी डायलिसिस से होते हुए आ जाएं, CKD के पेशेंट हों हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर द एज ऑफ 12-13 वो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं कि जो कि किसी तरीके से कंट्रोल नहीं आ रहे होते हैं, या पेन से बहुत ज़्यादा बच्चा आ रहा होता है, बच्चों को भी अर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाते हैं डिफरेंट किस्म के। तो बच्चों में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि हम उसको बड़ी प्रिसाइसली उसको कंसल्टेशन के बाद करते हैं। अदरवाइज ये ओवर द एज ऑफ 25 कोई भी करवा सकता है। ओवर द एज ऑफ 25 बट क्लिनिक में आके हमारे फिजिशियंस के साथ कंसल्टेशन के बाद, नॉट बिफोर दैट। ठीक है, तो मिनिमम एज आप बता रही हैं जो कि करवा सकते हैं। अब 25 से ज़्यादा वाले लोग ये करवा सकते हैं, और मैक्सिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, और ये भी नेचुरल है, इसमें कोई एज सच मेडिसिन्स नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बात की कि किस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ स्टेप बाय स्टेप लेकर जाते हैं। उसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आपने बताए भी हैं। उस टाइम तो लेट्स सपोज आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उस टाइम पे आपने ट्रीटमेंट दे दिया। लॉन्गर टर्म में किस तरह से आप इसको रखते हैं कि पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज होता है, या फिर उसके बाद भी ये ट्रीटमेंट जारी रहता है? थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब मैंने स्टेप नंबर आपको 1 बताया ना कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो 1 या 2 दिन का स्टेप नहीं होता, उसमें हम पेशेंट को ओवरऑल उसको हम कहते हैं ना कि ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं। उसका ट्रीटमेंट उस डे 1 से ही स्टार्ट हो गया होता है। अब हमने उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी। उसका डाइट प्लान इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता, कि कोई दूसरे प्लैनेट से आया हुआ डाइट प्लान नहीं होता, इसी प्लैनेट का होता है। बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल कोई भी बाहर की कमर्शियल ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो बहुत एक्सपेंसिव हो और हमारा पेशेंट यूज़ ना कर सके, अफोर्ड ना कर सके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम उसको इतने नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए ट्रेन कर रहे होते हैं, जैसे आप किसी स्कूल में जाते हैं और आपको नर्सरी से लेके जो ट्रेनिंग मिलती है, तो ग्रेजुअली जब आप प्राइमरी तक पहुंचते हैं तो उन स्टडीज़ को अडॉप्ट कर चुके होते हैं, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर चुके होते हैं। तो हमारे यहाँ बड़े ग्रेजुअली स्टेप्स में लेके जाते हैं, और जब हम लास्ट स्टेप्स पे पहुंचते हैं, जिसमें हम बॉडी को प्रॉपर उस ट्रीटमेंट के बाद न्यूट्रिशनल सप्लाईज दे रहे होते हैं, फिर ओवरऑल एस्थेटिक्स की उसकी बॉडी को जितनी भी ज़रूरत होती है, कहते हैं ना कि अंदर से तो हमने सब कुछ ठीक कर दिया, फिर ऊपर से भी जो उसकी चीज़ों को ठीक करना होता है, ठीक है ना, ब्यूटी हर किसी का हक है, वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशनल आईवीज़ हैं हमारे पास। ये सिर्फ वो आईवीज़ नहीं हैं जो आई एम सो सॉरी ग्लूटा या इम्यूनिटी बूस्टर या वाइटनिंग आईवी या ब्यूटी आईवी या एनर्जी आईवी की तरह मशहूर हैं। ये वो आईवी नहीं है, ये बहुत अपर लेवल की आईवीज़ होती हैं कि जो कि आपकी एक एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही होती हैं, कि आपकी बॉडी में जहाँ भी जो आपको डिजीज़ है उसको एड्रेस कर रही होती हैं, ये वो आईवीज़ हैं। और ये आईवी इतनी लॉन्ग रन में आपके साथ होती हैं कि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को हमेशा के लिए मेंटेन करती रहती हैं। फिर सिटिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये तो बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है, इसके बाद सिटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं। हमारे बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट माई सेल्फ, मेरे साथ पूरी टीम है जो कि इस पेशेंट को ऐसा ट्रेन कर चुकी होती है, नॉट इंक्लूडिंग पेशेंट, उसकी फैमिली ट्रेंड हो चुकी होती है कि व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। तो वो वही आपने बड़े अच्छे तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया कि आप जब आदी बना देते हैं, बिल्कुल आप वो हैबिट्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं, तो वो बस आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का पार्ट बन जाती है। मैं इतना खुश होती हूँ, मेरा कोई भी पेशेंट होता है वो मुझे फ़ोन करके कहता है कि आज ना मेरा 1 महीने में सिर्फ 3 kg कम हो गया, या 20 दिन में 4 kg। तो मुझे खुशी होती है। और अगर किसी का 2 kg भी कम होता है, 1 kg भी कम होता है, तो मुझे खुशी होती है। मैं कहती हूँ ओके लेट्स सेलिब्रेट। अब मैं उसकी रूटीन ऐसी बना के उसकी आदत बना देती हूँ कि जब वो चीट करना चाहता है या वो कहीं बाहर भी जा रहा होता है ना, तो बिलीव मी और नॉट, वो मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि शुड आई ईट बिरयानी, क्या मैं चावल खा सकता हूँ?
या मैं कुछ चिकन की एक बोटी ले सकता हूँ, या मैं इस फूड को दूसरे फूड के साथ कंबाइन कर सकता हूँ। तो जो मेरा पेशेंट है, अगर उसका और मेरा 6 मंथ का भी एक लूप रह गया ना, 6 मंथ तो फिर बहुत ज़्यादा है, 3 मंथ तक भी अगर वो मेरे पैटर्न पे चल गया ना, तो वो आधा डाइटिशियन बन जाता है। तो वो उसको किसी भी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं होती, किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं होती। मैं हाँ। इस तरीके से मैं ये चीज़ को चैलेंज करती हूँ कि जो मेरे पैटर्न में आता है उससे उस वक्त किसी जिम की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुन रहे होंगे कि मैं कहती हूँ नो जिम, आई एम सो सॉरी, नो बाज़ार का खाना, आई एम सो सॉरी, घर में बनेगा आपका खाना, आप खुद बना लेंगे। हाँ। इतना सादा और इतना आसान होगा। खुद खाएं ज़्यादा अच्छा। और जो जिम्स का कॉन्सेप्ट है वो भी हम भी इस वजह से कह रहे होते हैं कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, जिस तरह आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ के लिए घर वो में चीज़ करें। बहुत मैं ज़रूरी है। कहती हूँ कि हर रोज़ हर इंसान हाँ। को 30 से 40 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। 30 से 40 मिनट 30 डेली से रिकमेंडेड 40 है। अगर ये आपने कर ली ना, आप समझें कि आपने अपनी हेल्थ को 50% अचीव कर लिया है। सही। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में छोटी मोटी चीटिंग्स चल सकती हैं, और जो वॉक है वो इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज है। हाँ। और नेचुरल है, यानी इसके लिए आपको कोई पैसा लगाने की और ज़रूरत चीटिंग नहीं का है। मतलब ये नहीं है कि आपने 40 मिनट वॉक कर दी तो उसके बाद आप जाकर एक जिंगर बर्गर खा रहे हैं नहीं। या कोई और आप, है ना, कभी इस तरह कभार का बाहर चलता है। कभी कभार कभी चलता है। कभार चलता है, और लेकिन उसके डेली भी नहीं। बड़े टाइमिंग्स होते हैं। उसकी भी है कि आप बहुत देर से रात को ना खाएं, आपने जस्ट आफ्टर मगरिब खा लिया, या जस्ट बिफोर 1 घंटा मगरिब के खा लिया। हाँ। तो जो मगरिब से पहले वाला भी 1 घंटा होता है ना, वो भी बड़ा अच्छा होता है ठीक कि है। आपका फूड बहुत अच्छी तरीके से उसमें डाइजेस्ट होता है। सन अप ऑन द स्काई होता है, तो जितना जितना सूरज ऊपर होगा ना, आपका मेटाबॉलिज्म उतना उतना तेज होगा। ये हमारी सर्काडियन रिदम है, सही। जो नेचर ने डिज़ाइन, अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब वो जो कहते हैं ना कि यू आर व्हाट यू ईट, तो ये Yes, बहुत हद तक ये चीज़ ठीक है कि ये यही ठीक है। हाँ। आप बर्गर ज़्यादा खाएंगे तो लिटरली बर्गर जैसे नज़र आएंगे, या जो उसके ऊपर गार्निशिंग होती है ना सारी चीज़ों की, वो एक्नी पॉपअप हुई हुई होगी आपकी स्किन पे। जंक फूड सिर्फ आपकी बॉडी को थोड़ी ना ख़राब करता है, आपकी स्किन, आपके हेयर्स, आपके नेल्स, हर चीज़ तो जो आपकी जितनी भी डाइट है, आप पूरा दिन जो भी खाना खा रहे होते हैं, उसका असर आपकी बॉडी ऑर्गन्स पे भी हो रहा होता है। जिस तरह आपने बात की, आपके ऑर्गन्स एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, और ऑर्गन्स एजिंग की तरफ जाएंगे तो आप जितने मर्जी प्यारे लग रहे होते हैं अपेरेंटली, लेकिन आप वीक हैं अगर, तो आप वीक ही हैं फिर। और ये चीज़ ठीक नहीं है कि अपनी उम्र से पहले आप ये आप अक्सर औकात हम कह रहे होते हैं ना कि भाई हम बहुत बूढ़ा फील हो रहा है, बहुत बूढ़ा इन द सेंस कि आप बहुत वीक फील कर रहे हैं अपने आप को, अपनी एज से ज़्यादा आप ऐसा है। आप ये देखें कि एक बैच के निकले हुए, एक मेडिकल स्टूडेंट के बैच के निकले हुए, ये एक क्लास के निकले हुए, हर कोई अलग अलग उम्र का क्यों नजर उम्र के लग रहे होते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। कोई कहते हैं छोटा लग रहा है, कोई कह रहा है बड़ा लग रहा है। डॉक्टर साहब बातें करने को इतनी सारी बातें हैं इस टॉपिक पे कि आप जितना डीप जाते जाए ना, कुछ ना कुछ आपको मिल रहा होता है कि आप इस पर बात शुरू कर दें। लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, कभी दोबारा भी हम आपको दावत देंगे जिस पे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़रूर बात करेंगे डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी एज का लग सकते हैं एटलीस्ट, और आप एजिंग की तरफ नहीं जा सकते। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और रियली होप कि जब दोबारा हम आपको बुलाएं तो आप कोई नई नई और चीज़ें मेडिकल साइंस में जो करिश्मे होते रहते हैं ना, तो आप उनको लेकर हमारे सामने और दोबारा आपसे हम बातचीत करें। हैव अ गुड डे। नाजरीन, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे अमरीन हसीब अंबर साहिबा से। जैसे कि मैंने बताया कि उर्दू अदब से इनका ताल्लुक़ है, उर्दू पे बहुत ज़्यादा इनका काम है, उर्दू ज़ुबान पे इनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, इनकी शायरी पे बात हुई, इनकी किताबों पे बात हुई। और इसके अलावा आज जो मैंने बात की थी कि किस तरह से हम उर्दू ज़ुबान से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। तमाम ज़ुबानें सीखना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या आप अपनी आइडेंटिटी तो लूज़ नहीं करें, क्या आप उर्दू ज़ुबान से अपने बच्चों को दूर तो नहीं करें। हमारी जनरेशन्स की तरफ जा रही है। ये तमाम गुफ्तगू, जब मैं बातें कर रही हूँ, ये तमाम गुफ्तगू अमरीन साहिबा से हुई है, और उनकी शायरी भी हम सुनेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान।